दोस्तों, किसी भी मुल्क का सिनेमा एक सॉफ्ट पावर होता है जिसका इस्तेमाल उस मुल्क की गवर्नमेंट अपना एजेंडा और बाज़ औक़ात प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करती है, और ऐसा हॉलीवुड और बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया में होता है। मौजूदा दौर में मीडिया को जदीद वारफेयर के लिए एक वेपन के तौर पर भी देखा और इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सही मिसाल बॉलीवुड है। उड़ी, बार्ड ऑफ ब्लड, हैदर, फैंटम और अब द कश्मीर फाइल। इंडियन एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट में आने के बाद से बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में एक गैर मामूली शिफ्ट देखा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। द कश्मीर फाइल की जबकि कश्मीरी लोकल्स को रेपिस्ट, जालिम और हिंदुओं के खून के प्यासों के तौर पर दिखाया गया है। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली। जी, कितने लोगों को मारा होगा? 20। लेकिन फिल्म में चाहे जो कुछ भी दिखाया जाए, हकीकत में क्या कुछ हुआ और वो कौन से फैक्टर्स थे जो हालात को इस नहज पर लाने में कारगर साबित हुए और लोगों को कत्लेआम का बायस बने। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको कश्मीरियों की आबादी के तनासब के बारे में बताता चलूँ। 1889 से 1941 तक के सेंसस के मुताबिक कश्मीर में हिंदुओं की तादाद तकरीबन 4% थी, जबकि 1950 में ये आबादी बढ़कर 5% हुई और इसके अलावा बाकी 95% आबादी मुस्लिम कश्मीरियों की पाई जाती थी। अगर हिस्ट्री पर नज़र डाली जाए तो 1989 का ये वाक़या इंडियन गवर्नमेंट की अपनी नाअहली और बदइंतज़ामी का मुंह बोलता सबूत है। कहानी स्टार्ट होती है 8 सितंबर 1982 से, जब आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बानी शेख अब्दुल्ला की वफ़ात होती है, और उनके वफ़ात के बाद पार्टी की बाग दौड़ संभालते हैं उनके बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला। इसके महज एक साल बाद 1983 के इलेक्शन में फ़ारूक अब्दुल्ला भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत जाते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। यहीं से दिल्ली गवर्नमेंट अपना काम दिखाती है और गुलाम मोहम्मद शाह को, जो कि फ़ारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ होते हैं, उनकी मदद करती है, और गुलाम मोहम्मद शाह अपने 12 MLAs को लेकर पार्टी से इलादा हो जाते हैं और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं, जिसके बाद वो फ़ारूक अब्दुल्ला की हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं और ख़ुद CM की सीट पर विराजमान हो जाते हैं। कश्मीर के लोगों को भी ये एहसास होता है कि कश्मीरियों की किस्मत का फ़ैसला दिल्ली की गवर्नमेंट के हाथों में है, जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनका गुस्सा बढ़ जाता है। कश्मीरियों के ज़ख्मों पर नमक उस वक्त छिड़का जाता है जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाते हैं और वहाँ पंडितों को पूजा पाठ के लिए इजाज़त देते हैं, जिसके बाद कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम डिवाइड होकर रह जाते हैं। दोनों मज़ाहिब में आपस की रंजिशें जन्म लेती हैं और इसी असना में कुछ एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से हिंदू टेम्पल्स पर अटैक शुरू हो जाता है। टेम्पल्स के साथ कश्मीरी पंडित नाथ बात शामिल हैं। इस सब के बाद डर का एक माहौल उस वक्त जन्म लेता है जब लोकल न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ दें और इंडिया चले जाएं, मोहरे की, जिसका नाम है जगमोहन। जगमोहन, जो कि गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंट होते हैं। कश्मीर के गवर्नर जगमोहन के बारे में ये कहा जाता है कि ये पंडितों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय पंडितों को कश्मीर से बाहर निकलने पर उकसाता है ताकि उसे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेने का बहाना मिल सके। बहुत सारे मुस्लिम्स हिंदू पंडितों की माइग्रेशन के खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पंडितों की माइग्रेशन के बाद कश्मीरियों की आज़ादी की स्ट्रगल को नुकसान पहुँचेगा और उनका मकसद रेडिकलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ दाएं बाजू के हिंदू ग्रुप्स अपना काम दिखाते हैं और पंडितों को जल्द से जल्द निकलने पर उकसाते हैं। कश्मीरी पंडितों को रोज़ रोज़ की धमकियाँ मिलती हैं कि वो कश्मीर छोड़कर इंडिया चले जाएं। इन्हीं धमकियों से तंग आकर वो अपनी तैयारी करते हैं और इंडिया की तरफ माइग्रेशन का सोचते हैं। इनफैक्ट 20 जनवरी 1990 को पंडितों का पहला ग्रुप कश्मीर से निकलता है और इसके ठीक एक दिन बाद CRPF गवर्नर जगमोहन के इक़्तिदार के सिर्फ दूसरे दिन ही मुस्लिम प्रोटेस्टर्स पर फायर खोल देती हैं और 50 से ज़्यादा मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को अब्दी नींद सुला देते हैं। इसके बाद कश्मीरियों में बदले की आग मज़ीद बढ़ जाती है और JKLF यानी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से पंडितों के कत्ल में इजाफा होना शुरू होता है। हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। इसी दौरान दिसंबर 1989 में JKLF की तरफ से इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है और उनकी तरफ से फ्रीडम फाइटर्स को छोड़ने का मुतालबा सामने रखा जाता है, जो कि गवर्नमेंट मान जाती है। इस तमाम पॉलिटिकल अनरेस्ट में मारे जाने वाले हिंदू पंडितों की तादाद में भी इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ ज़राए के मुताबिक मारे जाने वाले पंडित 400 के करीब हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इनकी तादाद सिर्फ 89 हैं। इसके साथ साथ 30 से 32 का फिगर भी सुनने को मिलता है, जबकि दूसरी तरफ 15,000 कश्मीरी अपनी जान से जाते हैं। इस फिल्म में तारीख का सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है। इस सारी कहानी में पंडितों को इतना मजलूम बनाकर पेश किया गया है कि इस फिल्म को देखने वाला हर एक हिंदू मुस्लिम दुश्मनी के सेंटीमेंट के बगैर नहीं रह सकता।
चाहता हूँ कि वो सतर्क हो जाए और ये इनसे दूरी बनाए रखे, नहीं तो ये आने वाला हमारे लिए कल है। आप अभी भी टाइम है, सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये कभी भी वार कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर हिंदू पंडितों को मारने की जिम्मेदार कश्मीरी मुसलमान हैं तो उस दौरान 15,000 कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है? माइग्रेशन करके इंडिया पहुंचने वाले पंडितों के पेश करदा शवाहिद से यह भी साबित होता है कि उनमें ज़्यादातर इंडियन खुफिया एजेंसी के एजेंट्स थे। भारत के मुख्तदर हलकों से आज भी ये आवाज़ आती है कि यह सारा गेम प्लान इंडिया को पोलराइज करने के लिए बनाया गया था ताकि अपने पॉलिटिकल मकासद को हासिल किया जा सके, जिसमें ज़्यादातर हाथ बीजेपी का था जो कि उस वक्त गवर्नमेंट के साथ अलायंस में मौजूद थी। इसके साथ वाजपेयी, एडवानी, मुफ्ती सैयद और जगमोहन ने इसमें अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।